Hello guys, welcome to iExamB. In this video, we'll start our new general awareness revision series. आज इसका देख रहे हो आप, ये पार्ट 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड ये आपके एग्जाम्स तक हर दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। इसका एक अलग सा प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप देख लेना हमारे ही चैनल में। तो इसमें जो 5 हम क्वेश्चंस चूज करेंगे वो हर एक सेक्टर से होगा। जैसे आपके एग्जाम में बैंकिंग, फिनांस, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज एंड नॉर्मल जीए आएगा, तो हर एक सेक्शन को कैटर करने जैसे विल बी इंक्लूडिंग 5 क्वेश्चंस। तो आपको इस जो सीरीज है उसको फॉलो करना है। सीरीज में जितने भी वीडियोस आएंगे उसको देखना है और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको एक बार अटेम्प्ट करना है और फर्दर जाके रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये जो हम करेंगे आपके जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, अभी लास्ट के 2 मंथ के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें यस कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, जो पहला वीडियो है उसमें हम बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा जो क्वेश्चंस होगा उसका लेवल हाई रहेगा, क्योंकि जो बैंकिंग के, फिनांस एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा टैकल करना भी मुश्किल हो रहा है, जो भी ऑफलेट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम थोड़ा लेवल अप क्वेश्चंस लिए हैं। आगे जाके आपको जीए एंड ईएसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एंड प्लीज रिमेंबर, आपको ये सीरीज टिल योर एग्जाम मिलेगा। चलो विदाउट एनी डिले आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अगर आप अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambi.com इज आवर मेल आईडी, आप मेल कर सकते हो। प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस हम लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड एग्जाम तक हर दिन आपको ये वीडियो मिलेगा, ताकि आपका अच्छे से जनरल अवेयरनेस पार्ट कवर हो जाए। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का है, विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। Here is the first question. Which of the following sections of the RBI Act 1934 was amended to create an empowered 6-member monetary policy committee to be constituted by the central government? तो ये पूछ रहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 में कौन सा सेक्शन को अमेंड किया गया था टू क्रिएट दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड उसके बाद आपको आंसर देना है एंड एंड में बताना आउट ऑफ 5 कितना आपका स्कोर रह रहा है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर। Yes, the answer here is section 45 ZB. प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरबीआई में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंस्टिट्यूट करता है। बाकी सेक्शन 7 ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। जब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शंस देता है आरबीआई को ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, वो सेक्शन 7 के तहत देता है। आपको पता होगा जब कंट्रोवर्सी हुआ था, आरबीआई का पैसा मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अगर आरबीआई मना करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू यूज सेक्शन 7। सेक्शन 7 इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेक्शन 17, जो आरबीआई कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट, ये जो डेली फंक्शनिंग्स ऑफ आरबीआई है उस पर डील करता है एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डील करता है। सेक्शन 31 डील्स विद issue and accept promissory notes, and section 42(1) provides every scheduled bank needs to hold an average daily balance with RBI। तो ये सारे सेक्शंस हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन 45 जेड बी एंड सेक्शन 7 है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट से ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। Yes, the answer here is only 2. Okay, D is the answer. देखते हैं हमें क्या गलत है। Monetary Policy Committee comprises of 6 members from RBI. ये 6 members, not all the 6 members from RBI. ठीक है, 6 members RBI से नहीं होते हैं। ठीक है, current inflation target is pegged at 4% with 2 +-2 टॉलरेंस। ये सही है। आपको पता होगा जो इन्फ्लेशन टारगेट है जो गवर्नमेंट आरबीआई को देता है वो है कितना, 4 +-2, मतलब 2 से लेके 6 का बैंड में आप इन्फ्लेशन सेट कर सकते हो। इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट वंस इन अ 5 year बाय द आरबीआई एंड नो कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही टारगेट देता है, किसको, आरबीआई को टारगेट दिया जाता है। ठीक है, 2 to 6% का बैंड है एंड 6 मेंबर्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, 3 आते हैं आरबीआई से, 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेशन से। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। तो सेम चीज है यहाँ पे भी लिखा है। तो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्रिएट किया गया, तो ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं। यहाँ पे अगेन यू कैन रिवाइज 4 +-2 इज द टॉलरेंस बैंड। ओके,
Coming to the next question. RRBs were established to ensure adequate credit for agriculture and other rural sectors. तो RRBs कौन से एक्ट के तहत बनाए गए थे? We simply asking Regional Rural Banks Act of which year? ठीक है, please pause the video and then answer. Yes, it is 1976. तो आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, 1975 बोले होंगे, तो let me clarify. तो यहाँ पे जो RRBs हैं वो 1975 में बनाया गया था. तो ये कैसे बनाया गया था? ऑर्डिनेंस में. तो जब पता है पार्लियामेंट में कोई सेशन, पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेशन कर सकते हैं. ऑर्डिनेंस एक ऐसा प्रोमुलगेशन क्या होता है, वो आपके एक्ट में जितना पावर है ऑर्डिनेंस का भी उतना ही पावर होता है. तो उसमें 1975 में ये आरआरबीज बने. ठीक है, लेकिन बाद में ऑर्डिनेंस जब बन जाता है उसको रेटिफिकेशन भी पार्लियामेंट को करना होता है. तो आरआरबी एक्ट 1976 बना के उसको रेटिफाई किया गया. तो ये हो गया आपका 1976. फोर्थ क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये पूछ रहा है कि which of the following is not one of the sectors earmarked for priority sector lending. तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? ऐसे कुछ सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचते हैं कि उसमें पैसा आना जरूरी है. तो considered as important for the development of basic needs of the country and are to be given priority over other sectors. तो आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, आपका आंसर है ई, पर्सनल लोन्स टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन. ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पर्सनल लोन्स तो बिल्कुल नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर्स में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे हैं आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स में. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर सेक्टर्स को डिसाइड करते हैं. बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर जो कॉन्सेप्ट है इसको आरबीआई ने शुरू किया था. Okay, last question of our session. All India Financial Institutions is a group of financial regulatory bodies that play a pivotal role in financial markets. Which of the following is not one of the All India Financial Institutions? तो जो AIFIs हैं, All India Financial Institutions, इनमें से कौन सा AIFIs नहीं है आपको बताना है. Please pause the video and then answer. Yes, ECGC is not one of the AIFIs. तो यहाँ पे आप देख सकते हो currently 5 all India financial institutions हैं. all the all India financial institutions are regulated by the Reserve Bank of India. तो एक्सिम बैंक है, फिर नबार्ड है, फिर एनएचबी है, फिर सिडबी है, एंड जो नया अभी ऐड हुआ है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे हम नाफिड भी कहते हैं. तो ये हो गया 5 इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आप जिस एग्जाम दोगे अभी सिडबी, वो भी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है and ultimately they are regulated by the Reserve Bank of India. तो ये था 5 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल, एंड आगे इसका फर्दर वीडियोस आते रहेंगे गाइस. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो सिडबी प्रिपरेशन कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.